बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूएस इमिग्रेशन का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। अभी मैं सैन फ्रांसिस्को में बैठा हुआ हूँ, तो आपको पूरी डिटेल बताता हूँ कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए वहाँ पे, कैसे आपने आंसर करने हैं, किस तरह से आपने इमिग्रेशन का प्रोसेस बहुत स्मूथली गुजारना है। बहुत सारे लोग बड़ा कुछ बताते हैं, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। परसों ही मैं लैंड किया हूँ यूएस के अंदर, जिससे मेरी फ़्लाइट थी कराची से सैन फ्रांसिस्को की। लाहौर से मुझे मिली नहीं थी, तो पहले तो ट्रैवल किया लाहौर से कराची का। आपको पता है एयरपोर्ट भी 1.5-2 घंटा, डोमेस्टिक फ़्लाइट पे भी जाना पड़ता है। पहले पहले वहाँ पे गया, कराची से फिर आगे कोई 4 घंटे का ट्रांजिट था। 4 घंटे गुजारे फिर कराची में। तो वहाँ पे ये है कि लाउंज होते हैं अवेलेबल, तो कार्ड हमारे पास है, तो वो कोई मसला नहीं होता, आराम से वक्त गुजर के आगे असल इम्तिहान होता था। जो दोहा से डायरेक्ट फ़्लाइट थी सैन फ्रांसिस्को की, 16 घंटे की फ्रेंड्स, जी हाँ। और मज़े की बात है, 16 घंटे की तो फ़्लाइट थी, और उसके अलावा भी डिले आ गया थोड़ा सा, तो वो काफ़ी टाइम पड़ गया। तो आप देखें, पिछले दिन से स्टार्ट किया, लाइक मैं 7 बजे घर से निकला रात में, तो फ़्लाइट थी मेरी 9 बजे। तो 9 बजे से 11 बजे कराची पहुंचा, 11 से फिर 4 बजे नेक्स्ट, यानी 5 घंटे के बाद फ़्लाइट थी अगली, वो ली। फिर वहाँ से दोहा पहुँचे 3 घंटे के अंदर। दोहा में कोई 3.5 घंटे का स्टे था। तो ये यानी फ़ायदा था कि लाउंजेस वगैरह थे, तो आप बिज़ी रहते हैं, काफ़ी एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं। तो 3.5 घंटे के बाद डायरेक्ट फ़्लाइट थी सैन फ्रांसिस्को की। अच्छा, वो पूरा रास्ता एक तो इतना हेक्टिक, मैं ये सोचता आ रहा था कि लोग कैसे इतना सफ़र करते हैं, कितना हेक्टिक होता है। तो और दूसरी मुझे टेंशन ये थी कि भाई इमिग्रेशन वाले क्वेश्चंस क्या पूछेंगे। आपको पता है कि पाकिस्तानी जो पासपोर्ट वैसे ही इतना ज़्यादा वीक है, और आजकल जो डॉलर को हो गया पर लगे हैं उसको, और प्लस यूएस के अगेंस्ट। तो ये चीज़ काफ़ी हो रही थी कि यार पता नहीं अब क्या बनता है, क्या क्वेश्चंस होंगे। वो काफ़ी, मैंने खैर, एक तो मेरा आइटनरी भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था इस तरह से कि डिफरेंट कुछ 6-7 तो सिटीज़ थे। ये होता है कि भाई ये बंदा आ रहा है, तो इनके तो हालात ऐसे हैं, पता नहीं क्या करेंगे। तो मैं यही सोच रहा था। और फिर हर सिटी की कौन सी आपने थिंग्स टू डू याद रखनी है, कि कौन कौन सा होटल आपने करवाया है, कौन सी फ़्लाइट्स हैं आपकी, क्योंकि मेरी कोई टोटल 7 से 8 फ़्लाइट्स भी हैं। उन सारों का टाइम याद रखना, कौन सी एयरलाइन है, किस वक्त चलनी है, ठीक है, होटल कौन सा है आपका, कहाँ पे स्टे कर रहे हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट किस तरह से पहुँच सकते हैं अपने होटल में, होटल का लोकेशन क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस, प्लस आप इन सिटीज़ में क्या करने जा रहे हैं, तो ये सारों के, अब आपको पता है इतनी ज़्यादा चीज़ें, तो मल्टीपल 7 to 8 सिटीज़ हैं इसके अंदर। तो सारों को याद रखना आपका मुश्किल, और फिर ये भी हो सकता है कि यार कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ही ना आ जाए। तो ये सारा कुछ था इसके अंदर। मैं यही रास्ते में भी सोचता जा रहा था कि नींद आती थी लेकिन आने का नाम नहीं थी ले रही। लंबी फ़्लाइट के, पता नहीं इमिग्रेशन वाले क्या पूछेंगे। अच्छा, दोहा खैर पहुंच गए खैर खैरियत से। अब टाइम ख़त्म हो गया, बोर्डिंग का टाइम स्टार्ट हो गया। तो जब मैं अंदर गया, तो एज़ यूजुअल आपका भाई अकेला, तो सोलो ट्रैवलर्स और पाकिस्तानी, और इस एज में वो काफ़ी, उन्होंने दो कोई लाइंस मार दी। अब मुझे नहीं पता था कि उन लाइंस का क्या मतलब है, कि एक तो पिंक कलर की लगा दी उन्होंने, और ब्लू कलर की लगा दी। तो कहते हैं कि भैया वो उन साहब को मिलना है। मैं कहा लो भाई, ये तो लगता है इधर से भेज रहे हैं। हालांकि मुझे ये था कि जो इतिहाद पे जाते हैं लोग, उन्हें पता होगा कि उनकी क्लियरेंस में सारी हो जाती है अबू धाबी के अंदर। तो कतर के अंदर भी ऐसा प्रोसेस नहीं है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि गोइंग फॉरवर्ड अगर आपका प्लान बने कभी, और आपको लगता है कि इस तरह के फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप वाया इतिहाद जाएँ, ताकि अगर कुछ ना कुछ होना हो, तो एक तो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज का ज़्यादा बैरियर नहीं होता, और वो हुआ भी तो वो पास में होगा। ये नहीं होगा कि 16 घंटे की फ़्लाइट लेने के बाद ही आप जाके कुछ कर सकेंगे। तो खैर उन्होंने मुझे साइड पे कर दिया। उन्होंने कहा जी भाई साहब आएँ आप, अपनी वो सारा क्या, कहाँ पे जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो मैंने उन्हें खैर मोटा मोटा बता दिया। फिर उन्होंने कहा जी कि लगेज चेक करवाएं। लगेज मेरा फ्रेंड्स काफ़ी काम होता है, क्योंकि इंट्रा जब स्टेट आपने फ़्लाइट्स लेनी होती हैं, तो मेरा यही होता है कि 7 kg टोटल लगेज था मेरा। अब मसला ये है कि वो उसने भी पूछा था कतर वाले ने कि भाई बस इतना ही लगेज, आप इतनी देर के लिए जा रहे हो, तो लोगों के तो इतने इतने लगेज होते हैं। तो मैंने कहा यार सोलो ट्रैवलर हूँ, 2-4 कपड़े रखे हुए हैं बस। तो ये शूज़ वगैरह उतार दें आप, अपनी बेल्ट वगैरह जो भी उनका, वो तो नॉर्मल प्रोसेस है। शूज़ वगैरह खैर उन्होंने उतरवा दिए। फिर उन्होंने कोई स्कैन के थ्रू पूरी स्कैनिंग की,
तो उसके बाद खैर उन्होंने ओके कर दिया। तो वो फिर उन्होंने एक एंट्री की, आई थिंक कि शायद इन्हें यूएस वालों की तरफ से मैसेज आता है, क्योंकि फ्रेंड ये मैं आपको बताऊं कि जब भी ऐसा कोई होने लगता है, जो बंदा ट्रैवल करने लगता है, तो आप उनकी लिस्ट में आ जाते हैं। तो यूएस वाले आपकी प्री क्लियरेंस जो है रन करते हैं यूएस आने से पहले। वो ऐसा कुछ भी नहीं थी कोई चीज़, क्योंकि मैं बिल्कुल भी कुछ लेके नहीं था गया। नॉर्मली मैं भी आपको बताऊं कि अक्सर लोग क्या कहते हैं कि कॉफ़ी के सैशेज़ ले जाते हैं, स्नैक्स ले जाते हैं, चॉकलेट्स ले जाते हैं, कुछ भी। तो ऐसा कुछ भी ले जाने की आपको नहीं ज़रूरत। थोड़ा सा सामान था मेरा, मैं कहा भाई देख लो जो आपने देखना है, इसमें क्या है ऐसा। तो खैर उसके बाद उन्होंने वो एक ग्रीन टिक मार्क कर दिया उसके ऊपर। तो उन्होंने एंट्री की सिस्टम के अंदर उन्होंने कहा जी आप जाएँ। अब जाके मैं बैठ गया, तो वो बोर्डिंग थोड़ी सी फ़्लाइट डिले हो गई थी। अब वो वहाँ पे क्या था कि बोर्डिंग के बाद वहाँ पे कोई रेस्ट रूम्स नहीं थे, तो अब मुझे वॉशरूम यूज़ करना था। तो उनसे मैंने पूछा, वो कहते हैं कि भाई अगर आपने दोबारा बाहर जाना है तो सेम प्रोसेस वही होगा जैसे आपकी मार्किंग हुई। तो पहले तो मैंने कहा अच्छा चलें वेट कर लेते हैं वो, लेकिन फ़्लाइट ज़्यादा डिले हो गई, 1.5 से 2 घंटे हो गए। वो प्रेशर भी उधर से बन रहा था। मैं क्या खैर है कोई बात नहीं है, पाकिस्तानी है, हम यूज़ टू हैं इन चीज़ों के लिए। तो खैर वो वहाँ पे नाम लिखवा के उन्होंने पुराना बोर्डिंग मेरा कैंसिल किया, बाहर से दोबारा आया। तो सेम प्रोसेस उन्होंने दोबारा से रिपीट किया। तो दोबारा उन्होंने मार्क किया, दोबारा वो चेकिंग हुई सारा। तो खैर ठीक हो गया, उसमें कोई इशू नहीं था। वो कहते हैं जी कि सर जा सकते हैं आप। तो खैर फ़्लाइट पे आ गए। फ़्लाइट कतर की खैर नो डाउट इतनी बड़ी, मैं आपको बताऊं कि अगर आपने फ़्लाइट से ट्रैवल करना है तो आपको अच्छी एयरलाइन ही चूज़ करनी चाहिए, ताकि जहाँ पे सर्विस लेवल आपका बहुत अच्छा हो। कतर वालों ने भी 3 टाइम के मील्स भी दिए, उसके अलावा उन्होंने स्नैक्स दिए। तो मुझे यही था कि पता नहीं वहाँ पे क्या क्वेश्चनिंग करते हैं, ये तो वहाँ से भी टफ़ हो गया। एनी हाउ खैर अल्लाह अल्लाह करके पहुँच के 16.5 घंटे भी गुजार लिए हमने। बाहर गए तो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि कोई 4-5 इकट्ठी फ़्लाइट्स आई हुई थी। तो लाइन में फिर लगे हम तकरीबन आधा पौना घंटा लगे उसके अंदर। तो एटलीस्ट बारी आ गया। अच्छा मैं फोकस कर रहा था कि देख रहा था लोगों के कौन सा वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर था वो ज़रा सॉफ्ट हार्टेड था, सलाम भी लेता था, अच्छे मुस्कुरा के बात करता था, और कुछ ऐसे थे सड़ू किस्म के। अब वो मैं अच्छा फ्रेंड ये मैं आपको टिप बताऊं, शायद वर्क करे कि ना करे, मेरा कैसा है इससे भी फ़र्क पड़ता है कि आपका जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, आप पहले ऑब्ज़र्व करें जब आप खड़े ही होते हैं, तो वहाँ पे आप नोट करें कि कौन सा अच्छा रिस्पांस दे रहा है, हंस के बात भी कर रहा है कोई, और कुछ ऐसे जो गुस्से वाले हैं। तो अब आपने जब वो खैर मेरी बारी आई, तो जहाँ पे मैं सोचा था वहाँ पे तो नहीं आई बारी, लेकिन एक और यंग पर्सन था बड़ा अच्छा। तो जब वो बारी आई तो एज यूजुअल जिस तरह हम पहुँचे, तो गुड आफ्टरनून कहना होता है अगर आप दोपहर के वक्त पहुँच रहे हैं। तो हम तकरीबन 12 बजे मैं पहुँचा था वहाँ पे। तो करने के बाद उन्होंने पूछा हाँ भाई क्या करने आया हो, तो उसे बताया कि टूरिज़म के लिए आया हूँ। अच्छा तो कितने दिन के लिए आए हैं, तो उन्हें बताया कितने नंबर ऑफ़ डेज़ हैं। ठीक है, अच्छा उन्होंने कहा जी कि कहाँ कहाँ पे जाएंगे, वो उन्हें प्लेसेस बताई। तो उन्होंने कहा शो मी द डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने उससे पूछा कि भाई सॉफ्ट में या हार्ड में दिखा दूँ, कहते हैं वट एवर ईजी फॉर यू। तो मैंने खैर दोनों ही रखे हो, तो मोबाइल के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया था कि वहाँ से भी दिखा सकते हो, तो हार्ड में भी रख लिए थे। तो वैसे मैं आपको कहूँगा हार्ड में रख लें, वो ईजी होता है, क्योंकि मोबाइल में वो टाइम एक बड़ा काम होता है, और समटाइम क्या होता है कि आप पे प्रेशर होता है पीछे से कि यार पता नहीं कोई चीज़ मिस ना हो जाए, क्योंकि एक अटैचमेंट आप पहले ओपन करेंगे उस होटल की बुकिंग, उसको क्लोज़ करेंगे, फिर दोबारा कहीं ऊपर नीचे हो गए तो फ्रेंड्स वाकई बड़ा प्रेशर होता है, मैं आपको बताऊँ। मैंने फिर हार्ड कॉपीज़ में दे दी सारे होटल्स की जितनी भी रिजर्वेशन थी। उसने पूछा ये कहाँ की है, मैंने उसे बताया कि सैन फ्रांसिस्को की है, फिर किया लॉस एंजलिस की सारी। उसने कहा अच्छा इधर कितने दिन रुक रहे हो, वो बताया। उसके अलावा लॉस वेगस का मैंने बता दिया कि यहाँ पे स्टे अच्छा। फिर उसके बाद मेरा फिर कनाडा था, वो बता दिया कि अच्छा कनाडा क्या करने जा रहे हो, उसका भी बताया उन्हें उसे। फिर मैंने बताया कि मैंने दोबारा वापस भी आना है अमेरिका, तो न्यूयॉर्क और ये डीसी का है वो सारा। उसने कहा कि अच्छा कहते तो कहते कहाँ से क्या करते हो तुम, मैंने उसे बताया जॉब। तो उसे शायद समझ नहीं आई, तो कहता है कि इतनी मनी कहाँ से आती है आपके पास, इतना ट्रैवल कर रहे हो तो आप तो कुछ करते भी नहीं हो। मैं कहा नहीं सर मैं जॉब करता हूँ। तो कहता ओ माय बैड, तो मुझे समझ नहीं आई। तो खैर उसे कहा अच्छा तो कितने दिन का स्टे है टोटल, वो मैंने बता दिया। फिर उसने फ़्लाइट की रिजर्वेशंस पूछी, वो खैर मैंने दिखा दी उसको। अच्छा उसमें यह था कि बॉडी लैंग्वेज मैंने कूल ही रखी थी, पहले मुझे था कि पता नहीं क्या होगा। बड़े आराम से और हंस के उससे बात की, और उसे बताया किस तरह प्लान है मेरा और ये सारा कुछ। तो फ़्लाइट रिजर्वेशंस भी खैर उसने देखी। तो वो सारी देखने के बाद तो उसने कहा ठीक है इट्स ओके। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो और क्वेश्चन करेगा, तो उसने कहा है कि आप जाएँ। तो मैंने कहा किधर जाएं,
तो क्योंकि आपको पता है कि वो मैंने जो अक्सर वीडियोस में भी देखा था, वो बताते हैं कि वो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको रेफ़र कर देता है। वो फिर आपको एक कमरे में भेज देते हैं जहाँ पे 2 से 3 घंटे बिठाया जाता है, वहाँ पे मॉनिटरिंग होती है, उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आप जाके आंसर करने के बाद आपको वो वापस भेजते हैं या डिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब मुझे भी यही लगा कि यार ये किधर कह रहा है, क्योंकि ना उसने कोई स्टैंप लगाई थी ना कुछ, तो कहता है कि वेलकम टू द अमेरिका। मैंने कहा हैं बस। तो फिर हंस पड़ा, कहता है हाँ। तो मैं कहा स्टैम्प, कहता नहीं स्टैम्प की नहीं ज़रूरत होती। ये भी मेरे लिए शॉकिंग न्यूज़ थी कि स्टैम्प अब वो नहीं लगा रहे एंट्री की भी। मैंने कहा भाई अब किस तरह पता चलेगी? वो कहते नहीं हमारे सिस्टम में आ गया है, तो अब कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मीनवाइल ये है कि साथ ही उन्होंने लगेज में आप जाते हैं, लगेज में भी मुझे था कि टैग वगैरह वो मांगेंगे ना। फ्रेंड्स उन्होंने मेरा कोई लगेज देखा, ठीक है ना, उन्होंने कोई क्वेश्चन किया ना, कोई दोबारा स्कैनिंग हुई ना कुछ। साथ ही काउंटर था, वहाँ से मैंने अपना लगेज कलेक्ट किया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि टाटा बाय बाय। तो ये थी सारी स्टोरी। लेकिन यस, कुछ लोगों के साथ उन्होंने पकड़े भी थे जो, अब आई डोंट नो, वो शायद डॉक्यूमेंट्स नहीं थे पूरे उनके पास या कोई इशू था, मुझे नहीं पता है क्या था। कुछ लोगों को उन्होंने पकड़ा था जो साइड पे कर रहे थे उनको। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। खैर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि शायद उन्होंने पासपोर्ट वगैरह मेरा देखा था, वीज़ाज़ वगैरह लगे हुए थे। ट्रैवलिंग थोड़ी सी हिस्ट्री है मेरी, तो शायद उसकी वजह से, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ये मेरा अंदाज़ा ही हो सकता है क्योंकि उसने पासपोर्ट दोनों देखे थे, जितने भी वीज़ाज़ वगैरह थे सारे उसने देखे हैं, तो शायद वहाँ से अंदाज़ा लगाया हो। तो आप लोग बताइएगा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, कैसे आपने किसी से सुना है, तो मुझे भी बताइएगा, अपडेट दीजिएगा। लेकिन इसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्ट कर गया है। तो लगेज लेने के बाद साथ ही मैंने वो बस ली थी। लोग अक्सर टैक्सीज़ वगैरह लेते हैं, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि यार बजटिंग ट्रैवलिंग है, मैं भी ऐसे ही नहीं कर पाता, बजट ट्रैवल करना होता है। तो मेरी तो खैर ज़्यादा ही बजटिंग हो गई थी। एक नया हैक है वो, कि हैक क्या है कि हुआ क्या है कि जिस बस पे मैंने जाना था डाउनटाउन, तो एक जो टैक्सी है वो तकरीबन $70 लेती है। एक शटल सर्विस है जो एयरपोर्ट से डायरेक्ट डाउनटाउन लेके जाती है, तो वो $20 लेती है। फिर ये एक मैंने बस ढूंढी थी, पहले ही सर्च किया हुआ था, तो ये तकरीबन $2.5 लेती हैं। तो अब वो मुझे पता चला, जब वो मैंने पैसे निकाले वो टिकट के लिए, तो वो कहते हैं कि भाई आपके पास चेंज होना चाहिए, तो चेंज नहीं है तो फिर नहीं हम कर सकते। मैंने कहा फिर अब, कहते हैं $2.5 ही हैं, क्यों कैश नहीं निकलते इस मशीन में, जो चले गए वो आएगा नहीं। तो मेरे पास $20 का नोट था, तो मैंने कहा फिर, कहता है बैठ जाओ कोई नहीं। तो खैर मैं फ्री में ही पहुंच गया अपने होटल तक, क्योंकि वो जहाँ से मैंने उतरना था साथ ही मेरा वॉकिंग डिस्टेंस पे होटल था। तो पहले दिन तो कोई लगा ही नहीं। तो ये था सारा। उसके बाद फिर आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीलॉग के अंदर कि किस तरह से आप कार्ड बना सकते हैं यूएस के अंदर, मेट्रो के कार्ड, वनडे पास का क्या फ़ायदा होता है, कि नुकसान होते हैं, किस तरह आप बजट ट्रैवल करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।